जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं नीलम सिंह। आप मन देखा था नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश होती कि हम आप मन तक आपके पसंदीदा नेता मन के देगी वक्तव्य और भाषण ला आप तक पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। आवा एक कड़ी में देखथन कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ईडी की कार्यवाही में अपन का प्रतिक्रिया देवत हवे। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम सब ने आपको बुलाया है। इन दिनों ईडी की कार्रवाई काफी चर्चा में है। जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बारे में देश का सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। कुछ तथ्य हैं जो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई और ईडी के द्वारा जो तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसके बारे में कुछ तथ्य हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ईडी की यह जो कार्रवाई है पूरी तरीके से मनगढ़ंत और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। मैं कुछ तथ्य, कुछ घटनाक्रम ईडी और आईटी की कार्रवाई के सिलसिलेवार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसके आधार पर आप सब खुद समझ जाएंगे कि जो ईडी की कार्रवाई है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश है। ईडी आसन्न विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस प्रकार की पूरी कार्रवाई कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई की पटकथा लगभग 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब छत्तीसगढ़ में 27-28 फरवरी 2020 को आईटी के छापे पड़े थे। और आईटी के छापे में आईटी जब कुछ भी नहीं कर पाई तो आईटी के छापों के आधार पर ईडी की यह कार्रवाइयां शुरू की गई है। ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं किया गया। उन्होंने सारे कार्रवाई का कोई भी ब्यौरा आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया उनके द्वारा। फिर उसके बाद आईटी के द्वारा कुछ एक जो मोबाइल के चैट जब्त किए गए थे, जो उनके द्वारा मोबाइल के चैट निकाले गए थे, उसके आधार पे वर्तमान में ईडी कार्रवाई कर रही है। मैं कुछ तथ्य सिलसिलेवार आपके सामने रख रहा हूं। 27-28 फरवरी 2020 को दिल्ली की आयकर टीम ने राज्य के शराब कारोबार से संबंधित 28 लोगों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की थी। इतनी बड़ी कार्रवाई में बरामद चल अचल संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई और उस समय जो छापेमारी की गई थी पूरी तरीके से फेल साबित हो गए थे, जो 27-28 फरवरी 2020 को। उसके पश्चात सभी स्थानों में जो जब्त मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट के आधार पर सभी संबंधित लोगों को, जिनके यहाँ आईटी ने उस समय कार्रवाई किया था, उन सब से बयान लिया था। इसमें कुछ लोगों के बयान की कापी भी हमारे पास उपलब्ध है। यह जिन साथी को चाहिए उसको हम दिखा देंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम आपको उसको मेल में भी उपलब्ध करा देंगे। और इन शराब व्यवसायियों ने, कारोबारियों ने, जब उनके द्वारा आईटी के द्वारा बयान लिया गया तो सारे के सारे घपलेबाजी को पूरी तरीके से गलत बताया। किसी भी कारोबारी ने, जो उनके द्वारा आईटी के द्वारा जो बयान लिया गया, किसी भी कारोबारी ने छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की शराब से संबंधित किसी भी घपलेबाजी को गलत बताया है। सारे के सारे लोगों के चैट उपलब्ध हैं, उनके जो प्रश्नावली थी वो प्रश्नावली उपलब्ध है जो आईटी के द्वारा पूछी गई थी। इसके बाद में ईडी ने, जब आईटी के पास में कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो आईटी ने ये पूरी जो उनके पास में मोबाइल चैट थे, उन मोबाइल चैट को ईडी को उपलब्ध करा दिया। और ईडी लगभग 2 से 2.5 साल तक इस मोबाइल चैट्स को अपने पास में दबा के बैठी हुई थी। वह इंतजार कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल चालू हो, चुनाव नजदीक आए, उसके बाद में इस प्रकार के कार्रवाइयों का एक षड्यंत्र तैयार करके सरकार को बदनाम किया जाएगा। आईटी ने 2-2.5 साल पहले ही सारे मोबाइल चैट को उपलब्ध कराया था और वर्तमान में उसी चैट के आधार पे और जिन जिन लोगों के यहाँ आईटी ने 27 से लेकर 28 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स का छापा मारा गया था, उन्हीं के यहाँ और उन्हीं लोगों को के यहाँ फिर से एक बार ईडी ने छापेमारी की और उसी चैट के आधार पर छापेमारी की। 29 मार्च को ईडी द्वारा जितने व्यक्तियों के यहाँ छापेमारी की गई
किसी के भी यहाँ क्या जब्त हुआ, कितना जब्त हुआ, किसी भी चीज का कोई विवरण नहीं दिया गया। ईडी के द्वारा जिनके यहाँ छापेमारी की गई थी उन सबको सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में ईडी कार्यालय ले आया गया, घंटों उनको बैठाया गया। इस प्रकार का माहौल तैयार करने की कोशिश की गई कि जैसे बहुत बड़े अपराधी हैं, इनके यहाँ बहुत कुछ मिला है, और घंटों बैठाने के बाद, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद उन सबको छोड़ दिया गया था। और घंटों बैठाने के बाद में उन सब थके हारे जलाए गए लोगों का ईडी ने कोरे कागजों में हस्ताक्षर करवाया, बयान स्वयं लिख के जबरिया हस्ताक्षर करवाया। सारे के सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। और 31 मार्च को 30 मार्च को उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, 16 से 18 घंटे बैठाया गया और 31 मार्च को उन सबको घर जाने दिया गया। और उनसे लिखाया गया कि पूर्व में जो भी बयान उन्होंने दिया है उसके बारे में कहीं सार्वजनिक करेंगे तो उन सबके खिलाफ में उनके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई उनको ज्यादा। अनेक व्यक्तियों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि महिलाओं को भी देर रात बुलाकर पूछताछ कर धमकाया जा रहा है। देश के किसी भी भाग में ईडी द्वारा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पूछताछ नहीं की जाती, किंतु रायपुर में ईडी के अधिकारियों द्वारा गवाहों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मनचाहे बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, देर रात हस्ताक्षर करवाए गए। जबकि कानूनन रूप से मानसिक रूप से थके हुए व्यक्तियों के बयानों की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन 18 घंटे 20 घंटे तक उनको जबरिया बैठा के बिना उनकी गिरफ्तारी शो किए ईडी ने उन सबको धमका के बयानों में हस्ताक्षर करवाए। शराब व्यवसाय से जुड़े संबंधितों से बलपूर्वक लिखे गए बयानों के आधार पर ईडी ने यह दावा किया कि राज्य में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले हुआ है। ईडी के द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से पूरी तरीके से एक मीडिया ट्रायल बनाने की कोशिश की गई और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। ईडी अधिकारियों द्वारा भी गवाहों को आहूत कर सभी को जेल भेजकर धमकी देकर भ्रष्टाचार में शामिल होने, अवैध राशि रिश्वत के रूप में देने के आरोप स्वीकार करने हेतु विवश किया गया। इसका प्रमाण यह है कि इन्हीं सब व्यक्तियों ने 3 वर्ष पूर्व उन्हीं के मोबाइल चैट के आधार पर, जो ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर जो आईटी ने उनसे पूछताछ की थी, उन सब ने किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति के शामिल होने की बातों को पूरी तरीके से खंडन किया था, उन सवालों को निराधार बताया था। ईडी के पास में, ईडी के अधिकारियों के पास शराब घोटाले की अवधि अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच की ही ट्रांसक्रिप्ट है। सिर्फ उसके अलावा, मोबाइल चैट के अलावा ईडी के पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है। और इन 2 वर्षों में हुए कथित भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाण, शराब व्यवसाय से संबंधित कारोबारियों को गन पॉइंट के आधार पर डरा धमका के ईडी ने उनके बयान तैयार किए। (2020) में आयकर अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020 में आयकर अधिकारियों द्वारा तथा 2023 में ईडी के अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे पूरी तरीके से असफल होने, अवैध राशि प्राप्त होने के कोई साक्ष्य नहीं होने, इस खींच को छुपाने मात्र के लिए ईडी के अधिकारियों द्वारा अनवर ढेबर, नवीन केडिया और पप्पू ढिल्लन की लगभग 80 करोड़ की संपत्ति अटैच करने की जानकारी प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक की गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि उन तीनों परिवारों के दशकों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के कारोबार हैं, करोड़ों रुपए की उन सब की संपत्ति है, और जो ईडी ने उनकी संपत्ति जब्त की है उससे कई हजार गुना ज्यादा उनकी नंबर 1 की उनकी अचल संपत्ति है। तो ऐसे में ईडी के द्वारा सिर्फ 80 करोड़ की संपत्ति जब्त करके यह बताना कि इन लोगों ने काली कमाई के आधार पर यह संपत्ति अर्जित की थी, पूरी तरीके से भ्रामक और बदनाम करने की साजिश है। आप सबके माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि व्हाट्सएप चैट के अलावा यदि ईडी के पास कोई भी साक्ष्य है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो अदालत में उसको प्रस्तुत करे। और इस प्रकार की जो भ्रामक जानकारियां प्रस्तुत करके सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उस पर बंदिश लगाई जाए। अन्यथा जो भी प्रमाण है उस प्रमाणों को ईडी पूरी तरीके से सार्वजनिक करे।
साथियों, कल ही छत्तीसगढ़ में ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पे भय का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है। और यही नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए बताया गया कि अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन और सारे अधिकारी, लगभग 56 से अधिक अधिकारी जो जिनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी खड़े थे, उन्होंने बताया कि ईडी उनको प्रताड़ित कर रही है और इस मामले में सरकार में बैठे हुए लोगों, मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है। तो इस प्रकार जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पे उन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार हमने आप सबके समक्ष रखा है। यदि आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब देंगे। देखिए, 2020 में जो आईटी की छापेमारी की गई थी, आईटी के द्वारा जो उस समय मोबाइल के चैट्स निकले थे, इसके अलावा ईडी के पास में कोई प्रमाण नहीं है। आईटी ने उस समय किसी का एक भी रुपए की संपत्ति जब्त करने का कोई आधार नहीं रखा, न कोई संपत्ति जब्त की। उसी चैट के आधार पर ईडी फिर से पूछताछ कर रही है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों ने इस बात को बताया है। कल 56 से अधिक अधिकारी और इसके अलावा कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि बार बार मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप सबके सामने ही एक कारोबारी, जिन्हें कि अनवर ढेबर, जिन्हें कि ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, उन्होंने अदालत के सामने, भरी अदालत में कहा कि मुझे यह दबाव बनाया जा रहा है ईडी के द्वारा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार का नाम लो, अन्यथा तुमको और ज़्यादा फंसाएंगे। मुझे प्रताड़ित किया गया है, मैं इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गया हूँ कि मैं आत्महत्या तक कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि गन पॉइंट का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अब इरार ढेबर और अनवर ढेबर, ये दोनों में अंतर है। अनवर ढेबर इस समय ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इरार ढेबर शहर के सम्मानित महापौर हैं, उनको नहीं किया गया होगा, लेकिन अनवर ढेबर ने स्वयं कहा है, अनवर ढेबर ने अदालत में कहा है, आप सबके माध्यम से ये सारी चीज़ें समाचार माध्यमों में सामने आई है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री और उनके परिवार का नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास में तो पूरी वो उपलब्ध है, जितने लोगों ने आईटी में जो अपना स्टेटमेंट दिया था, और सारे के सारे लोगों से जो सवाल है, उस सवाल में बाकायदा इंडिकेट करके मुख्यमंत्री जी का, उनके परिजनों का नाम लिया गया है और जवाब में उन लोगों ने इस चीज़ से इनकार किया है। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको मेल करवा देता हूँ, या थोड़ा समय देंगे तो फोटो कापी करा के मैं उपलब्ध करा दूंगा। निश्चित तौर पर जो लोग भी राज्य सरकार से सुरक्षा मांगेंगे, ये हमारा नैतिक दायित्व है और हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि हम उनको सुरक्षा उपलब्ध कराएं। ऐसे लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में सीआईएसएफ के सामने में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, लोगों को उठा के ले जाया जाता है, बिना कारण के उनको ऑफिस में बैठाया जाता है और ऑफिस में बैठाने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं सौंपी जाती है और दूसरे दिन उनको 18 घंटे 20 घंटे के बाद छोड़ा जाता है। उनसे बयान में जबरिया हस्ताक्षर करवाया जाता है, उनसे कोरे कागज में हस्ताक्षर करवाया जाता है और उनको यह भी धमकाया जाता है कि आप जो बोल रहे हो इसके बारे में यदि मुकरोगे या किसी और को बताओगे तो आपके परिवार के लोगों को भी बताएंगे। ये क्या बात हुई? आप सेंट्रल एजेंसी हैं या आप डाकू खड़क सिंह हैं? जी हाँ, किसने कहा? कहाँ पे? नहीं, कहाँ की अदालत ने कहा है? मैं थोड़ा सा क्लियर करेगा हैं? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। यदि आप बताएंगे तो उसके बारे में हम पार्टी का उसमें वो होगा। लेकिन नार्को टेस्ट छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। उस नार्को टेस्ट की सीडी को हम सब ने आपको दिखाया था। बहुत जल्दी फिर से एक बार इसी मंच में बुला के उस सीडी को हम आपको दिखाएंगे भी। उस नार्को टेस्ट में गरीबों के पैसे में घोटाला हुआ था इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन 6 मंत्रियों को पैसा देने का
खुलासा उस नार्को टेस्ट में मुख्य अभियुक्त ने किया था, उमेश सिन्हा, तो कार्रवाई तो उसमें नहीं हुई थी। हम फिर से उसकी भी उस नार्को टेस्ट करेंगे, लेकिन यदि अदालत ने ऐसा कहा है, निश्चित तौर पे हम अपने विधिक जानकारों से राय लेकर इस संबंध में पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी 15 साल तक उस सरकार के मंत्री थे जिस सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया था, और आज तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस अपने शराब घोटाले को सिर्फ कालांतर होने के कारण अपने आप को बरी करने की कोशिश किया। डॉक्टर रमन सिंह हमने जो आरोप लगाए थे वो तथ्यात्मक आरोप थे, दस्तावेजी आरोप है और प्रमाणिक आरोप है। डॉक्टर रमन सिंह जी उसका खंडन करने का साहस बताएं। उन्होंने बोल दिया कि यह सदी का सबसे बड़ा हास्यास्पद बयान है। 44,000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला कर दिया, तो क्या सिर्फ समय बीत जाने मात्र से ही आप उस घोटाले से बरी हो जाते हैं? और उस घोटाले की प्रामाणिकता इसी बात की है कि जो उस समय का ओएसडी था समुंदर राम सिंह, वो 2 साल तक जेल में था, सुप्रीम कोर्ट से जमानत में छूटा है। तो ऐसे में हम ईओडब्ल्यू से मांग करते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के आबकारी सचिव, उस समय के आबकारी मंत्री के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी को तो स्वयं मांग करनी चाहिए। जिस समय हमारी सरकार बनी तब से अभी तक, उस समय 3900 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष शराब नीति बदली होने के बाद 3900 करोड़ रुपए, 3,900 करोड़ रुपए, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व होता था। हमारी सरकार आने के बाद वही शराब नीति है, एक भी क्लास में परिवर्तन नहीं किया गया, दुकानें कम हुई हैं और शराब से मिलने वाला राजस्व 6,000 करोड़ रुपए हो गया। क्यों हो गया? कि हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को करवाया, एक भी रुपए की कमीशन खोरी नहीं हुई। स्पेशल शराब निर्माताओं को खोज के हमने उनको लाभांश देने की कोशिश नहीं किया। इस कारण राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। उस समय 4400 करोड़ रुपए का उनको घपला करना था, इसलिए उस समय राज्य का राजस्व कम हुआ था। यह स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी को इसका जवाब देना चाहिए, बृजमोहन अग्रवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पे हम भी उनके 4400 करोड़ रुपए का प्रमाणित पोस्टर लॉन्च करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, सुप्रीम दरअसल भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर पा रही छत्तीसगढ़ में, मुद्दे नहीं बचे हैं जनता के, इसलिए जनता की पीड़ा को भी नहीं समझ पा रही है। जिस प्रकार से वातावरण ईडी ने तैयार किया हुआ है, कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस से संबंधित लोगों को ही नहीं परेशान कर रही है, वो राज्य के आम व्यवसायियों को परेशान कर रही है। राज्य के उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। उद्योगपति को ईडी के दफ्तर में हार्ट अटैक आता है, उद्योगपतियों को बुलाया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, कोई भोजन कर लिया उसको पानी नहीं दिया जाता है। आज की छत्तीसगढ़ की जो व्यावसायिक स्थिति है उसके हालात ये है कि ईडी के कारण लोग अपना ईमानदारी का धंधा व्यवसाय करने में डर रहे हैं। इतना ज्यादा भय का वातावरण छत्तीसगढ़ में ईडी ने तैयार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, और निश्चित तौर पर यदि इसके बाद भी इस प्रकार के अतिवादी कार्रवाइयों पर अंकुश नहीं लगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। धन्यवाद। आप मन देखियो का कहत रिसावे कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला। यही तरह हमारे चैनल में बने रहे बार चैनल ला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।